प्रत्येक तारा गैस और धूल के एक विशाल बादल में जन्म लेता है जिसे नेबुला कहते हैं। ग्रेविटी के प्रभाव में हाइड्रोजन एटम्स हीलियम में फ्यूज होने लगते हैं जिससे भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है। ये फ्यूजन ही है जो किसी तारे को चमकदार बनाता है। बिलियन वर्षों से हमारे सूर्य ने एक नाजुक संतुलन बनाए रखा है। ग्रेविटी अंदर की ओर खींचता है और फ्यूजन बाहर की ओर ढकेलता है। लेकिन जब हाइड्रोजन ईंधन समाप्त हो जाता है तो क्या होता है? तारे का कोर कंट्रैक्ट है, गर्म होता है और हीलियम को कार्बन और ऑक्सीजन जैसे भारी तत्वों में फ्यूज करना शुरू कर देता है। इस स्टेज को रेड गेंट फेज कहा जाता है। रेड गेंट फेज के बाद हमारे सूर्य जैसे तारे इतने विशाल नहीं रह जाते कि सुपरनोवा के रूप में विस्फोट कर सके। इसके बजाय वो अपनी बाहरी परतों को धीरे धीरे अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं, एक चमकदार खोल बनाते हैं जिसे प्लानिटरी नेबुला कहा जाता है। जो पीछे रह जाता है वो है गर्म डेंस कोर व्हाइट ड्वार्फ। ये पृथ्वी के आकार का लगभग है, लेकिन इसका द्रव्यमान लगभग सूर्य के बराबर है। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर एक चम्मच व्हाइट ड्वार्फ मटेरियल का वजन कई टन होगा। अब यहाँ फिजिक्स सचमुच दिमाग घुमाने वाली हो जाती है। एक व्हाइट ड्वार्फ अब फ्यूजन से नहीं चमकता, इसके बजाय वो अपनी बची हुई हीट से चमकता है, एक बुझते हुए अंगारे की तरह। तो उसे अपनी ही ग्रेविटी के प्रभाव में रहने से क्या रोकता है? इसका उत्तर है क्वांटम मैकेनिक्स, विशेष रूप से पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसमें कहा गया है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकते। जब कोर कोलैप्स होने का प्रयास करता है तो इलेक्ट्रॉन बहुत पास आने का प्रतिरोध करते हैं, जिससे एक प्रेशर उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर कहते हैं। ये क्वांटम प्रेशर ग्रेविटी को बैलेंस रखता है और व्हाइट ड्वार्फ को स्टेबल रखता है, लेकिन इसकी एक लिमिट है जिससे चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर द्वारा खोजी गई इस सीमा के अनुसार एक व्हाइट ड्वार्फ सूर्य के मास के 1.4 गुना से अधिक नहीं हो सकता। इस लिमिट के पार इलेक्ट्रॉन प्रेशर टिक नहीं पाता और तारा और भी कोलैप्स हो जाता है और न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन जाता है। बिलियन वर्षों में व्हाइट ड्वार्फ धीरे धीरे ठंडे होकर फीके पड़ जाते हैं। उनका प्रकाश धीरे धीरे मंद हो जाता है और अंततः वो ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाते हैं, ठंडे, काले और अदृश्य अवशेष। हालांकि ब्रह्मांड केवल 13.8 बिलियन वर्ष पुराना है, जिसका अर्थ है अभी तक कोई ब्लैक ड्वार्फ अस्तित्व में नहीं है। आज हम जो भी व्हाइट ड्वार्फ देखते हैं वह अभी भी ठंडा हो रहा है, रात के आकाश में अभी भी मंद रूप से चमक रहा है। कभी कभी बाइनरी सिस्टम में एक व्हाइट ड्वार्फ अपने साथी तारे से मटेरियल खींच सकता है। जब ये बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाता है तो फ्यूजन अचानक विस्फोट के साथ पुनः प्रज्वलित हो जाता है, जिससे एक नोवा या यहाँ तक कि एक टाइप का सुपरनोवा बनता है, जो ब्रह्मांड से सबसे चमकीले विस्फोटों में से एक है। एस्ट्रोनॉमर्स ने कई व्हाइट ड्वार्फ का ऑब्जर्व किया है, जैसे सीरियस बी, जो हमारे आकाश के सबसे चमकीले तारे सीरियस का धुंधला साथी है। ये अब तक खोजा गया पहला व्हाइट ड्वार्फ था और आज भी अपने डेंसिटी और ग्रेविटी से साइंटिस्ट को चकित करता है। व्हाइट ड्वार्फ हमें तारा समूह की आयु मापने में भी मदद करते हैं, क्योंकि उनकी कूलिंग रेट कॉस्मिक क्लॉक्स की तरह काम करती है। इनका अध्ययन करके एस्ट्रोनॉमर्स हमारे आकाशगंगा के आयु का अनुमान लगा सकते हैं। तो एक दिन 80 बिलियन साल बाद हमारा सूर्य भी एक व्हाइट ड्वार्फ में बन जाएगा। ये हमारे सोलर सिस्टम के अवशेषों से घिरा अंधेरे में चुपचाप चमकेगा, उस ज्वलन चमक की एक अंतिम शांतिपूर्ण याद जिससे कभी पृथ्वी को जीवन दिया था। व्हाइट ड्वार्फ भले ही छोटे हैं, लेकिन वो तारों के जीवन और मृत्यु की कहानी समेट हुए हैं, जो क्वांटम फिजिक्स की भाषा में लिखी गई है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो लाइक करें, फ्लॉक्स को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं मुझे आगे किस तरह की कहानी तलाशनी चाहिए।